स्टडी विद सुदीप राय में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको सीटेट एग्जाम में 70 से 80% प्रश्नों को सॉल्व करने और समझने में मदद करेगा और आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। आज के टॉपिक में सीटेट एग्जाम से संबंधित पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड दिए गए हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से समझिएगा, फिर आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये ट्रिक्स आपको परीक्षा में समय की बचत भी करेगी, वहीं एक स्मार्ट स्टडी द्वारा दूसरों से बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझते हुए आगे पढ़िएगा। वहीं इस वीडियो को आप 2 से 4 बार जरूर देखिएगा, इससे ही आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये है सीटेट एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिन्हें हम पॉजिटिव वर्ड्स सकारात्मक शब्द एवं निगेटिव वर्ड्स नकारात्मक शब्द के रूप में देखेंगे। जैसे कि करके सीखना या हस्तपरक गतिविधि, यह सकारात्मक शब्द है अर्थात पॉजिटिव वर्ड्स हैं। वहीं नकारात्मक शब्द जैसे रटना, याद करना या कंठस्थ करना, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे रट कर या याद करके या कंठस्थ करके ज़्यादा सक्रिय रहते हैं या करके जब सीखते हैं हस्तपरक गतिविधियों के द्वारा करते हैं तब वह ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इसका राइट आंसर है करके सीखना। जब विद्यार्थी यानी बच्चे जब करके सीखते हैं तो उनका ज्ञान अस्थायी रहता है, वहीं जब याद करते हैं या कंठस्थ करने हैं तो उनका ज्ञान अस्थायी नहीं होता है, वह कुछ दिन बाद भूल जाते हैं इसे। इसलिए बच्चों को हमेशा स्वयं करके सीखने पर अत्यधिक बल देना चाहिए, जिसमें वह हस्तपरक गतिविधियों को शामिल करते हुए अस्थायी ज्ञान को हमेशा के लिए वह अपनाते हैं। यह छात्रों के नए ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने में सहज महसूस कराने के लिए एक लोकतांत्रिक माहौल भी प्रदान करता है। वहीं रटना याद करना विद्यार्थियों के लिए सही नहीं होता है। जैसे अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जो सीटेट एग्जाम में प्रश्न पिछले या विगत वर्षों में आए हुए हैं। यहाँ हम प्रश्न के रूप में इसे समझेंगे। निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? तो ऑप्शन ए है कंठस्थ करना, ऑप्शन बी है खोजी अधिगम, ऑप्शन सी है खोजबीन, ऑप्शन डी है अन्वेषण। तो विद्यार्थियों को जो सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है वह है कंठस्थ करना। इसमें विद्यार्थी अस्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात यह निगेटिव वर्ड है। और वहीं खोजी अधिगम, खोजबीन या अन्वेषण, यह तीनों सकारात्मक शब्द हैं अर्थात पॉजिटिव वर्ड है। इसका राइट आंसर होगा सक्रिय भूमिका को कौन कमतर रूप से देखता है? कंठस्थ करना। इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो भी एग्जाम में आएगा। वहीं इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे करके सीखना या खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक ... कक्षा की विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं हैं व्यवहारवादी, प्रगतिशील या अध्यापक केंद्रित या निष्क्रिय। तो यह विशेषताएं हैं प्रगतिशील कक्षा की और यही हमारा सकारात्मक वर्ड है। वहीं आप देखते हैं जब अध्यापक केंद्रित हो जाता है तो यह नकारात्मक शब्द में चला जाता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित कक्षा नहीं होनी चाहिए, यह बालक केंद्रित कक्षा या शिक्षा होनी चाहिए। वहीं बालक सक्रिय रूप से सीखते हैं, न कि निष्क्रिय रूप से सीखते हैं, अर्थात हमारा राइट आंसर होगा प्रगतिशील कक्षा, जहां बच्चे करके सीखते हैं, खोजी अधिगम द्वारा सीखते हैं या एक दूसरे से सहभागी यानी सहभागिता को बढ़ाकर अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं। इसलिए राइट आंसर है प्रगतिशील कक्षा। इस एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे हमको ये देखना कि वह नकारात्मक पूछ रहा है या सकारात्मक पूछ रहा है। अगर सकारात्मक पूछ रहा है तो हम इसमें ऑप्शन में सकारात्मक चीज़ ढूंढेंगे, सकारात्मक वर्ड को ढूंढेंगे। अगर नकारात्मक पूछेगा तो हम नकारात्मक वर्ड ढूंढेंगे। इस प्रकार हम अपने परीक्षा को सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे और इसी के माध्यम से हमारा 70 से 80% प्रश्न सॉल्व कर लिया जाएगा और हम दूसरे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ हो सके। वही दूसरा सकारात्मक और नकारात्मक शब्द हैं। जैसे सकारात्मक शब्द में प्रेरित करना, बच्चों को सम्मान देना, बच्चों को प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित करना। वही नकारात्मक शब्द है बच्चों को जैसे दंड देना, उनको बोझ समझना या उन्हें किसी कार्य के लिए सजा देना। ये सब नकारात्मक शब्द है। हमें ये ध्यान देना चाहिए परीक्षा के समय कि अगर सकारात्मक पूछ रहा है यानी क्या करना चाहिए बच्चों के प्रति, तो हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, हमें बच्चों को सम्मान देना चाहिए, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है या क्या बच्चों के लिए सही नहीं है, तो बच्चों के लिए सही नहीं है दंड, बोझ और सजा देना। ये तीनों ही बच्चों के लिए सही नहीं होता है। अब इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न: किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? इसे ध्यान से देखिएगा।
ऑप्शन ए, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ऑप्शन बी, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है। ऑप्शन सी, इस पर काम करना कि कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या-क्या सीख सकते हैं। ऑप्शन डी, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूँगी। वहीं ऑप्शन ए, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे, यह ऑप्शन गलत है। क्योंकि इससे विद्यार्थियों में एक गलत भावना पैदा होगी कि जो काम को कैसे भी हो हम उसे खत्म करेंगे। उसमें सही या अच्छा या बुरा उनको ज्ञान नहीं हो पाएगा। वहीं ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों या बच्चों के अंदर गलत प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी। क्योंकि इसमें वह ज्ञान अर्जन के लिए नहीं बल्कि प्रथम या अंतिम क्या होगा यह आने के लिए वह कार्य करेंगे। वहीं ऑप्शन डी भी गलत होगा, क्योंकि वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूँगी। यह एक प्रकार का दंड हो गया या उनको सज़ा देने जैसी हो गई। इसलिए हमारा आंसर सही है ऑप्शन सी, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या-क्या सीख सकते हैं। इस पे बच्चे अपने विचार व्यक्त करेंगे एवं स्वयं करके सीखने के प्रति वह जागरूक हो गए और उन्हों भिन्न-भिन्न तरह के विचार उनके अंतर्गत आते रहेंगे। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और ऑप्शन सी के द्वारा वो खोजी अधिगम या अन्वेषण की तरफ बच्चे का झुकाव बढ़ता जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्न है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन ए है विषय वस्तु को रट कर याद करने में। ऑप्शन बी है आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। ऑप्शन सी है दंड के भय से। ऑप्शन डी है अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। क्योंकि विषय वस्तु को रट कर याद करना अस्थायी नहीं होता और यह बच्चों के लिए सही भी नहीं होता और बच्चों को दंड या भय से नहीं सिखाया जा सकता, यह भी ऑप्शन गलत है। अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर बच्चे ज्ञान तभी अर्जित करते हैं जब वह सक्रिय रहते हैं, अर्थात वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं बच्चे। इसलिए हमारा राइट आंसर है बी। इसी तरह आपको एग्जाम में सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसको अच्छी तरह से समझ आप विकसित कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। वहीं हमारा अब तीसरा पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स हैं। जैसे पहला सकारात्मक शब्द के रूप में देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा या कार्य या गतिविधि जो बाल केंद्रित हो, यह सकारात्मक शब्द के रूप में आता है। और वहीं नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आता है शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित, यानी कि बालकों की जो भी शिक्षा या कार्य जो भी गतिविधि हो वो बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। जब बाल केंद्रित हो यानी बालकों के जब अनुसार होगा तभी वह अच्छी प्रकार से सीख सकेंगे। जब वह शिक्षक के अनुसार होगा बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे, उनकी भावना को सम्मान नहीं मिलेगा, तो बच्चे ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि शिक्षा हो, चाहे कक्षा हो या कार्य हो, चाहे कोई भी गतिविधि हो, वह बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। अब इसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जब आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो प्रश्न समझने की एक समझ विकसित होगी। जैसे विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। जैसे ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। ऑप्शन बी, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना। ऑप्शन सी, मूल्यांकन की योगात्मक तरीकों को लागू करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी वो छोटे बच्चे होते हैं। इसलिए उनका पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए एवं उनके अनुसार होना चाहिए। इसलिए एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना यह हमेशा गलत है। वहीं ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि मूल्यांकन को योगात्मक तरीकों को लागू करना ये नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, हम उसको किस पद्धति से अपनाकर उसको सही करें। वहीं ऑप्शन डी भी गलत है, विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक साथ बैठाकर उनको उनके अनुसार अलग अलग पद्धति या शिक्षक पद्धति अपनाकर शिक्षा देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी, सी और डी गलत हैं। वहीं ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इस शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। यदि हम बालकों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटेंगे तो उनमें हीन भावना का विकास होगा एवं वह एक दूसरे के सहयोग के बजाय विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। सर्वांगीण या चतुर्मुखी विकास यह सकारात्मक शब्द है, जबकि केवल, वनली या मात्र या यही या सिर्फ यह सब नकारात्मक शब्द है। इसे हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे कि
जैसे कि विद्यार्थियों का एक तरफ़ा विकास ना होकर चतुर्मुखी या सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यही विद्यार्थियों के लिए लाभदायक या हितकारक है। यदि प्रश्न के उत्तर में दिया हो केवल या सिर्फ़ या ही या तो, ज़्यादातर वह उत्तर गलत ही होता है। इसलिए परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्न के उत्तर में क्या दिया है। जैसे अगर दिया हो केवल या मात्र यही सही हो सकता है, तो वो ज़्यादातर उत्तर गलत होते हैं। वहीं अगर चतुर्मुखी विकास या सर्वांगीण विकास दिया हो एग्जाम के किसी ऑप्शन में, तो वह ज़्यादातर प्रश्न ये प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक और नकारात्मक शब्द को ध्यान से समझना है। वहीं लैंगिक समानता एवं समावेशी शिक्षा सकारात्मक शब्द के अंतर्गत आते हैं, जबकि लैंगिक असमानता और सिर्फ विशेष वर्ग का ध्यान रखना यह नकारात्मक शब्द यानी निगेटिव वर्ड के रूप में हम इसे देखते हैं। जैसे लैंगिक समानता से तात्पर्य है कि जैसे लड़के और लड़कियां को एक समान रूप में देखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां ये कर सकती हैं और लड़के ये कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य यह है कि सभी को एक रूप में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे किसी विशेष वर्ग का ध्यान नहीं देना चाहिए, अर्थात कमज़ोर हुए बच्चे या जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको एक रूप में शिक्षा देनी चाहिए, एक जैसी सुविधा देनी चाहिए, उनके बीच अंतर पैदा नहीं करना चाहिए। सभी के लिए समान अवसर मिलना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकें। वहीं यदि अगर हम सिर्फ विशेष वर्ग का ध्यान रखेंगे, तो ऐसे में कमज़ोर बच्चे और भी कमज़ोर होते जाएंगे और यह नकारात्मक शब्द के रूप में आता है। वहीं लैंगिक असमानता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे अब हम इसे प्रश्न के रूप में देखते हैं। जैसे कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात, ऑप्शन बी जेंडर स्थिरता, ऑप्शन सी जेंडर समता, ऑप्शन डी जेंडर समानता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात। यहाँ पे यह दिखाया जा रहा है कि लड़के क्या कर सकते हैं और लड़कियां क्या कर सकती हैं, यह गलत है। अर्थात इसमें जेंडर पक्षपात का भाव दिखाई देता है, इसलिए जेंडर पक्षपात यह निगेटिव वर्ड में आ जाता है। वहीं अगला सकारात्मक शब्द है, अर्थात पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण का होना। वहीं नकारात्मक शब्द में बच्चों की भावनाएं, विचार या भाषा को सम्मान या महत्व न देना। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण से अभिप्राय यह है कि ऐसी शिक्षा या ऐसी कक्षा हो जहाँ बच्चों की भावनाओं को सम्मान दिया जाए, उनके विचारों को समझा जाए, उनकी भाषा को महत्व दिया जाए। ऐसा न हो कि उनकी भाषा को हम समझने के बजाय अपनी जो कह रहे हैं, जो अर्थात जो शिक्षक कह रहा है उसको ज़बरदस्ती थोपा जाए उन पर। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण से यह भी मतलब है कि बच्चों की हर बात को समझा जाए, अगर वो गलत कर रहे हैं उसको भी समझा जाए और उसको शिक्षण पद्धति के द्वारा जो गलत समझ रहे हैं उसको सही किया जाए। तो यही होता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण का माहौल, जो बाल केंद्रित होता है और बालकों के अनुरूप होता है। जैसे कि प्रश्न में हम देखते हैं, कथन ए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वह विचार भ्रांतियां ही क्यों न हों। तर्क आर, भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। वहीं ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वह गलत हो या फिर सही हो। विद्यार्थी अपने दिमाग में जब वो सोचते हैं तो उनको यह नहीं पता चलता है कि हम गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं। अगर वो गलत सोच रहे हैं तो अध्यापक को यह चाहिए कि उसको सही दिशा में ले जाए, और यदि वो सही सोच रहे हैं तो उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ते देना चाहिए। ऐसा करने से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर अपने विचारों को साझा करेंगे, जिससे शिक्षक को उनके ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि उनके विचारों में भ्रांतियां हैं तो शिक्षक उस कमी को दूर करेगा। वहीं अगला हमारा सकारात्मक शब्द है, शिक्षा दैनिक जीवन से जोड़ कर देनी चाहिए। वही नकारात्मक शब्द है, जैसे बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़े बाहरी वातावरण के प्रति निष्क्रियता, यह नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आता है। और सकारात्मक शब्द के अंतर्गत आता है शिक्षा दैनिक जीवन से जोड़ कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। बच्चे विषय वस्तु को स्वयं करके सौहार्दपूर्ण एवं भय रहित माहौल से अध्यापिका को सक्रिय रूप से सुनकर प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। इसलिए ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए एवं शिक्षण अधिगम बाल केंद्रित होना चाहिए एवं पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
इसलिए शिक्षा दैनिक जीवन से जोड़कर देनी चाहिए। अब हम परीक्षा के आए हुए प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे इसे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? यहाँ बोल लिख दिया गया है, बल देना चाहिए। ऑप्शन ए, दी गई जानकारी को स्मरण करने के लिए। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि स्मरण करना यह बच्चों के लिए ठीक नहीं हुआ और अस्थायी भी नहीं होता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना। यह भी गलत है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से बच्चों के अंदर सहयोगात्मक भावना का विकास नहीं होगा। वहीं ऑप्शन सी, व्यवहार के अनुकूलन के लिए। तो बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं, उनको व्यवहार के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जिसमें कि पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ के रूप में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरह हम एग्जाम में भी जो प्रश्न आएगा उसी को सॉल्व करेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक अंतर को समझते हुए अपनी सोच को एक नई दिशा देंगे, जिससे हम दूसरों से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। वहीं इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, अभिकथन ए, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। तर्क आर, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आर, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि एक अध्यापक को छोटे बच्चे के उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि दैनिक जीवन से जोड़कर उनको शिक्षा देनी चाहिए। उनको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से अलग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। वही हमारा अगला पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स है। जैसे पॉजिटिव वर्ड में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना चाहिए, यह सकारात्मक शब्द के अंतर्गत आता है, जबकि हतोत्साहित करना या गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम करना होना यह नकारात्मक शब्द में आता है। हमेशा हमें बच्चों को सीखने के लिए उनको आंतरिक रूप से प्रेरणा देनी चाहिए, अर्थात उनको आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए, ताकि बच्चे स्वयं करके सीखें। उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं एवं अस्थायी रूप से ज्ञान का अर्जन करते हैं। जबकि अगर हम बच्चों को हतोत्साहित करेंगे तो वह पढ़ाई के प्रति अपना निष्क्रिय रूप दिखाएंगे, अर्थात गतिविधि उनका अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा, यानी जो भी वह सीखेंगे वह अर्थपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमेशा बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित या प्रेरित करते रहना चाहिए, जैसे कि हम परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि प्रश्न है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? अर्थात कौन सा नकारात्मक शब्द है यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है, समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि अगर समस्या को ठीक समझने के लिए हम विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे तो यह अच्छी बात है, इससे बच्चों बचना नहीं चाहिए, अर्थात ऑप्शन ए गलत है। वहीं ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना यह बच्चों के लिए लाभदायक और अच्छा भी है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, यह भी गलत है और यह विद्यार्थियों के लिए हितकारक है। यदि हम विद्यार्थियों को व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करेंगे तो उनमें अनुशासन की भावना विकसित होगी और यह सही है। ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है किससे बचना चाहिए, अर्थात नकारात्मक शब्द पूछ रहा है, अर्थात विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें, अर्थात यह करने पे बच्चे कार्य को सही दिशा में नहीं करेंगे, बल्कि वह कार्य को जल्दी करने के चक्कर में सही या गलत पहचान भी नहीं पाएंगे और गलत ही भी कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी गलत है, अर्थात विद्यार्थियों को इसलिए नहीं प्रेरित करना चाहिए कि कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। हमें प्रश्न में यही देखना होगा कि सकारात्मक पूछ रहा है या नकारात्मक। अगर नकारात्मक पूछ रहा है तो नकारात्मक में उत्तर देंगे, सकारात्मक पूछ रहा है तो सकारात्मक में उत्तर देंगे। यहाँ नकारात्मक चीज पूछ रहा है, इस ऑप्शन में नकारात्मक यही है कि विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करें कि जैसे भी हो वह जल्दी कार्य करें, यह गलत है। वही दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है, अर्थात पूछ रहा है निगेटिव यानी नकारात्मक शब्द सहयोग नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यह गलत होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र एक सकारात्मक शब्द है और यह बालकों के लिए सहयोग करता है और इसमें हमें पूछ रहा है नकारात्मक शब्द। वहीं ऑप्शन बी भी गलत है, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा भी बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होती है ज्ञान प्राप्त करने में। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि इसमें नकारात्मक शब्द पूछ रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग क्या नहीं करता है। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम, बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का होना आवश्यक एकदम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानकीकृत पाठ्यक्रम, यह हमारा नकारात्मक वर्ड में आएगा। वहीं इसी क्रम में हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को
के अत्यधिक अवसर मिले। ऑप्शन ए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने, यह गलत है। इसमें आपको पूछ रहा है सकारात्मक शब्द, यानी क्या करना चाहिए जिससे विद्यार्थी को अत्यधिक अवसर मिले। तो इसका राइट आंसर है ज्ञान का निर्माण, यानी ज्ञान का जब निर्माण करेंगे तो इससे विद्यार्थियों में अत्यधिक अवसर प्राप्त होगा। जबकि तथ्य को रट कर याद करना विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है, वहीं निष्क्रिय होकर सुनना भी विद्यार्थियों के लिए नहीं सही है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान का निर्माण करने के लिए। वहीं अगला सकारात्मक शब्द है अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन। हम अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कर सकते हैं। वहीं नकारात्मक शब्द है अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। अपसारी चिंतन में जब हम बालकों को कोई समस्या समाधान के लिए कोई प्रश्न या कुछ भी देते हैं तो इसमें बालक एक बिंदु से हटकर कई प्रकार के विचारों को सोचते हैं, कई प्रकार के समस्या समाधान को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि वहीं अभिसारी चिंतन में विद्यार्थी एक बिंदु पर ही अटके रहते हैं। तो यही है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो जब अपसारी चिंतन में विद्यार्थी एक बिंदु से होकर कई भावों या विचारों को समझने का प्रयास करते हैं तो यह उनके लिए हितकारक होता है। अर्थात अपसारी चिंतन सकारात्मक शब्द में आता है, वहीं अभिसारी चिंतन नकारात्मक शब्द में आता है, क्योंकि बालक प्रत्येक जगह से आकर एक बिंदु पर ही अटक जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं अभिसारी चिंतन। बालकों के लिए अभिसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन सही होता है, जबकि अभिसारी चिंतन सही नहीं रहता है। जैसे कि अब हम आगे प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि प्रश्न में देखते हैं कि निम्न में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। इसमें पूछ रहा है नकारात्मक शब्द, अर्थात सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता इसमें से क्या नहीं है। ऑप्शन ए, उच्च क्रम समस्या समाधान, यह सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। इसमें ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन अर्थात सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है, तो क्या है, अभिसारी चिंतन। इसका राइट आंसर क्या है, आंसर बी, नवाचार प्रयोग करना, यह सृजनात्मक विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। अर्थात जिन बच्चों में जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है वे भी सृजनात्मक विद्यार्थी के अंतर्गत पाए जाते हैं। अर्थात हमारा राइट आंसर है अभिसारी चिंतन, यह सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता बिल्कुल ही नहीं है। वहीं अगला हमारा सकारात्मक शब्द है समालोचनात्मक चिंतन और नकारात्मक शब्द है आलोचनात्मक चिंतन। तो समालोचनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन में अंतर क्या है, पहले इसे हम समझते हैं। समालोचनात्मक चिंतन उसे कहेंगे जब विद्यार्थी किसी समस्या के प्रति उसके लाभ और हानि दोनों को देखते हुए आगे बढ़ता है, अर्थात दोनों को समझते हुए उसका निष्कर्ष निकालता है, तो वहाँ समालोचनात्मक चिंतन हो जाता है। वहीं आलोचनात्मक चिंतन में विद्यार्थी बस उसकी कमियों के बारे में ही समझ पाते हैं, उसकी अच्छाइयों के बारे में नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ आलोचनात्मक चिंतन होता है। इसलिए समालोचनात्मक चिंतन सकारात्मक रूप में लिया जाता है और आलोचनात्मक चिंतन को नकारात्मक शब्द के रूप में देखा जाता है। और ये विद्यार्थियों के लिए समालोचनात्मक चिंतन ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए हमें विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन के प्रति बढ़ावा देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की समझ सही दिशा में आगे बढ़ सके। जैसे हम प्रश्नों में देखते हैं, यहाँ हम प्रश्न में देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे ऑप्शन ए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन बी, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होगा। ऑप्शन सी, पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। यह तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था यह कंठस्थ या याद करने वाली चीज़ है, इसमें बच्चों का समालोचनात्मक चिंतन नहीं बढ़ सकता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होगा, ये जोड़ने वाला है, इसमें भी चिंतन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, नाम लिखने से उनमें समालोचनात्मक चिंतन नहीं होगा, बल्कि विभिन्न वायुमंडल के परतों में क्या क्या होता है या उसके कार्य रूप क्या है, यह करने पे समालोचनात्मक चिंतन का बढ़ावा मिल सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, अर्थात जैसे कि बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। जब बालक या विद्यार्थी इसकी प्रयोग की रूपरेखा तैयार करेंगे तो उसके हर बारे में हर तरह से विचार उनके अंदर व्याप्त होगा, यानी अर्थात आएगा, जिससे वह सक्रिय रूप से होकर अपने ज्ञान का अर्जन करेंगे। यह बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला सकारात्मक शब्द है प्रगतिशील शिक्षा या कक्षा या समावेशी शिक्षा या कक्षा। वही नकारात्मक शब्द के अंतर्गत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान न देना। अब हम प्रगतिशील शिक्षा या कक्षा या समावेशी शिक्षा या कक्षा क्या होती है इसको समझेंगे। तो वही प्रगतिशील शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान रखा जाता है, उनके बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता है। यही है प्रगतिशील शिक्षा या समावेशी शिक्षा।
अर्थात हम ऐसी कक्षा या शिक्षा का निर्माण करें जिसमें सभी की भावना को सम्मान किया जाए, सभी को समान रूप से देखा जाए, वहाँ का जो वातावरण हो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक हो, यही प्रगतिशील या समावेशी शिक्षा है। जैसा कि अब हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, ऑप्शन बी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, ऑप्शन सी अंक उन्मुख होता है, ऑप्शन डी अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ऑप्शन ए गलत है, क्यों मूक श्रवण को प्राथमिकता देना प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण नहीं है। इसमें सभी को समान रूप से देखा जाता है। अंक उन्मुख होता है, ऑप्शन सी यह भी गलत है। अंक उन्मुख प्रगतिशील कक्षा की पहचान नहीं है। ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि यह अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। यह पूर्णतः गलत है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। वहीं दूसरा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, ऑप्शन बी योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, ऑप्शन सी विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन डी अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षक को दिशा देता है। यहाँ शिक्षक नहीं शिक्षण होगा, अर्थात छात्रों के शिक्षक को दिशा देता है। तो ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, यह गलत है। शिक्षण बाल केंद्रित होता है प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन बी भी गलत है, योगात्मक परीक्षाओं पर बल, बोल नहीं बल है, बल दिया जाता है, यह भी ऑप्शन गलत है। प्रगतिशील कक्षा में योगात्मक परीक्षा पर बल नहीं दिया जाता। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि विद्यार्थी अध्ययन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही प्रगतिशील कक्षा की पहचान है। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है, यह गलत है। अध्यापक को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए विद्यार्थियों को शिक्षण देते समय, यह सही होगा। अर्थात एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही प्रगतिशील कक्षा की पहचान है। वहीं तीसरे प्रश्न में देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन ए विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, एक समान रूप से पढ़ते हैं और समान रूप से आगे बढ़ते हैं, यही समावेशी कक्षा की पहचान है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, यह ऑप्शन पूरी तरह से गलत, क्योंकि विद्यार्थियों में हमें भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, यह समावेशी कक्षा की पहचान नहीं है। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि समावेशी कक्षा में अध्यापक एक सहयोगी की भूमिका निभाता है एवं विद्यार्थी स्वयं करते हुए सीखते हैं सहायता के माध्यम से। यह एक समावेशी कक्षा की पहचान होती है। वहीं अगले प्रश्न में हम समझते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन ए लचीला शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी अगम्य इमारत, ऑप्शन सी अनम्य मानसिकता, ऑप्शन डी मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लचीला शिक्षा शास्त्र, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है एवं उनके अनुकूल है, यही समावेशी शिक्षा की पहचान है। अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम, यह तीनों ही गलत है, अर्थात समावेशी शिक्षा की पहचान नहीं है। समावेशी शिक्षा लचीला शिक्षा शास्त्र के रूप में जानी जाती है। वही अगला सकारात्मक शब्द है जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा। जिज्ञासा अर्थात बालकों को जिज्ञासु होना चाहिए और उनके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए, जिससे वे प्रेरित होकर अपने ज्ञान का अर्जन सही दिशा में कर सकें। वहीं नकारात्मक शब्द बाहरी दबाव या डर से, यानी विद्यार्थी बाहरी दबाव या डर से कुछ भी सीख नहीं पाते हैं, अर्थात वह अस्थायी नहीं होता है, इसलिए बाहरी दबाव या डर से सीखना यह बच्चों के लिए हानिकारक होता है एवं नकारात्मक यानी निगेटिव वर्ड्स में आता है। जबकि सकारात्मक शब्द में आता है बालकों का जिज्ञासु होना, बालकों का प्रेरित होना, यह सब सकारात्मक में आता है। जैसे कि अब हम प्रश्न के रूप में देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। अर्थात निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। पहला है ऑप्शन ए आत्म परितोषण यानी बाह्य अभिप्रेरणा। आंसर गलत है, क्योंकि आत्म परितोषण यह आंतरिक अभिप्रेरणा है। वही ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि जिज्ञासा और आंतरिक प्रेरणा, अर्थात जिज्ञासा क्या है, वह आंतरिक प्रेरणा है। जब विद्यार्थी जिज्ञासु होता है तो वह सीखने के लिए तेज गति से प्रेरित होता है, अर्थात उसको सीखने में ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। ऑप्शन सी है नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा। नगद पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा है, यह भी युग्म सही नहीं है। रुचि बाह्य अभिप्रेरणा, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा नहीं थी, रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा, इसलिए राइट आंसर है जिज्ञासा, और जिज्ञासा हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। जब बालक जिज्ञासु होते हैं तो वह अपने शिक्षा को एक सही दिशा में ले जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण सकारात्मक शब्द जो हमें परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। जैसे बच्चे पहले से क्या जानते हैं, यह ज़रूरी है कि विद्यार्थी को पढ़ाते समय इसका हम पहले से ही मालूम कर लें। विषय सीखने के लिए पूर्व उनकी अपेक्षाएँ क्या हैं, उनकी विचार क्या हैं, यह भी जानना ज़रूरी है। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली क्या है, जिससे हम पढ़ाएँ और उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अर्थात पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना यह विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है और वह जब इस तरह से सीखते हैं तो उनका ज्ञान भी अस्थायी होता है। वहीं त्रुटि होना अधिगम का हिस्सा है या विद्यार्थियों से त्रुटि होना स्वाभाविक है, यह भी सकारात्मक रूप में देखा जाता है। तो त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। अर्थात अगर विद्यार्थी कोई गलत भ्रांतियाँ अपने विचार में पैदा कर ली हैं, तो उसको सम्मान देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए एवं उसको अलग-अलग शिक्षण पद्धति के अनुसार उनकी गलत ज्ञान को सही दिशा में आगे ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार त्रुटि होना अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, इसे नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का भी ध्यान रखना चाहिए, जो उनके अनुकूल हो, जो जिसको अच्छी तरह से समझ सकें, जिसके प्रति उनकी रुचि हो। विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग अत्यधिक करना चाहिए, ताकि शिक्षण प्रक्रिया को और अत्यधिक प्रभावी कर सके और बच्चे उसका लाभ उठा सकें। तो यह था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत मेहनत से हम आपके लिए यह वीडियो बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।